भारत के इतिहास में कई अध्याय ऐसे हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही आकर्षक और भुला दिए गए इतिहास की परतों को खोलेंगे, हिंद यूनानियों की कहानी जिन्होंने भारत पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि प्राचीन भारतीय कला, खास तौर पर बुद्ध की शुरुआती मूर्तियां अचानक से इतनी यूनानी कैसे दिखने लगी? मतलब वो घुंघराले बाल, वो लहराते हुए कपड़े, ये सब कहाँ से आया? ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहेली है। और इस पहेली का जवाब वो एक भूली बिसरी कहानी में छिपा है। एक ऐसे राज्य की कहानी जिसने दुनिया की दो महान सभ्यताओं, भारत और यूनान, को एक साथ ला खड़ा किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंद यूनानियों की। अच्छा, तो हिंद यूनानियों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी शुरू होती है सिकंदर महान के बाद, उसके विशाल साम्राज्य से, जिसे सेल्यूसिड साम्राज्य कहा जाता था। सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। देखिए, सिकंदर की मौत के बाद उसका साम्राज्य तो बट गया। सबसे बड़ा हिस्सा मिला सेल्यूकस को और बना सेल्यूसिड साम्राज्य। पर इतना बड़ा साम्राज्य संभालना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। जल्द ही एंटियोकस II के समय में दूर दराज के प्रांतों ने बगावत शुरू कर दी, और इसी में से एक था बैक्टीरिया, जहां डियोडोटस प्रथम ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। बस यहीं से एक नए स्वतंत्र यूनानी राज्य का जन्म हुआ। और यही बैक्टीरियाई यूनानी थे जो भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों की एक नई लहर में सबसे पहले थे। इन्होंने एक ऐसा रास्ता खोला जिस पर चलकर बाद में शक आए, फिर पहलव और उनके बाद कुषाण। मतलब इन्होंने एक तरह से भारतीय इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नया और महत्वाकांक्षी बैक्टीरिया यूनानी राज्य भारत की तरफ क्यों और कैसे आया? चलिए देखते हैं। तो वो पहला शासक जिसने अपनी सेना के साथ हिंदुकुश पार किया, वो था डेमेट्रियस, करीब 190 ईसा पूर्व में। और इसी कदम के साथ भारत की जमीन पर एक ऐसे साम्राज्य की नींव पड़ी जिसे हम आज हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक किंगडम के नाम से जानते हैं। डिमेट्रियस ने एक के बाद एक कई इलाके जीते। आज का अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध तक का बड़ा हिस्सा उसके कब्जे में आ गया। और उसने अपनी नई राजधानी बनाई शाकल को, जिसे आज हम सियालकोट कहते हैं। ये भारत में एक नया यूनानी पावर सेंटर बन गया। लेकिन हिंद यूनानी शासकों की इस पूरी लिस्ट में एक नाम है जो सबसे ज्यादा चमकता है। वो है मिनांडर, जिन्हें भारतीय इतिहास राजा मिलिंद के नाम से याद रखता है। सच पूछें तो उनका दौर ही इस साम्राज्य का स्वर्ण युग था। अब मिनांडर सिर्फ एक लड़ाई जीतने वाले राजा नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो एक बुद्धिजीवी थे, एक दूरदर्शी शासक। उन्होंने अपनी राजधानी शाकल को सिर्फ एक किला नहीं बल्कि ज्ञान और व्यापार का एक बड़ा केंद्र बना दिया, जहां दुनिया भर से विद्वान खिंचे चले आते थे। उनके राज की सबसे बड़ी पहचान कोई जंग नहीं बल्कि एक बौद्ध दार्शनिक नागसेन के साथ उनकी गहरी बातचीत है। जरा सोचिए, एक तरफ एक जिज्ञासु यूनानी राजा और दूसरी तरफ एक ज्ञानी भारतीय बौद्ध भिक्षु। विचारों का ऐसा संगम इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। और बौद्ध धर्म पर उनकी ये बातचीत इतनी महत्वपूर्ण थी, इतनी गहरी थी कि उसे एक पूरे ग्रंथ में सहेज कर रख लिया गया। उस ग्रंथ का नाम है मिलिंद पन्हो, यानी मिलिंद के सवाल। ये किताब आज भी बौद्ध दर्शन का एक अहम हिस्सा मानी जाती है। तो फिर यूनानी और भारतीय संस्कृति के इस मेल जोल ने हमें विरासत में क्या दिया और इसका असर कितना गहरा था? चलिए इसी पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि इनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। सबसे पहले तो सिक्कों की बात करते हैं। इन्होंने सिक्का बनाने के तरीके में एक क्रांति ला दी। ये भारत के पहले ऐसे शासक थे जिनके सिक्कों पर राजा का चेहरा और नाम साफ साफ लिखा होता था। सोचिए, इससे इतिहासकारों का काम कितना आसान हो गया। अब राजाओं की पहचान करना और उनका समय तय करना मुमकिन हो गया था। और सिर्फ यही नहीं, ये भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले भी सबसे पहले थे। जी हाँ, सबसे पहले। ये उनकी जबरदस्त आर्थिक ताकत और एक व्यवस्थित व्यापार तंत्र का सबूत था। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। और अब आते हैं हमारी शुरुआती पहेली के जवाब पर। इन्होंने अपने साथ अपनी कला भी लाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। मतलब इंसानों और देवताओं को एकदम असली जैसा दिखाने की कला। और इसी यूनानी कला और भारतीय विषयों के मेल से जन्म हुआ मशहूर गंधार कला का। यही वो शैली थी जिसमें पहली बार भगवान बुद्ध को इंसान के रूप में गढ़ा गया।
तो कुल मिलाकर देखें तो इनकी विरासत कई रूपों में हमारे सामने है। सिक्कों के नए मानक, गंधार जैसी अद्भुत कला शैली और तो और भारतीय रंगमंच पर भी इनका असर पड़ा। इनका प्रभाव सच में बहुत दूर तक फैला। एक बहुत मजेदार बात बताऊं, नाटक में जो पर्दा होता है उसे संस्कृत में यवनिका कहते हैं। ये शब्द सीधे सीधे यवन से आया है, जो यूनानियों के लिए इस्तेमाल होता था। इससे पता चलता है कि शायद थिएटर में पर्दे का इस्तेमाल भी उन्हीं की देन है ना कमाल की बात। तो हिंद यूनानियों की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब दो अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं तो हमेशा टकराव ही नहीं होता, बल्कि अक्सर कुछ नया और खूबसूरत भी जन्म लेता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में ऐसे और कौन से मौके आए हैं जहां टकराव की जगह संगम ने ले ली।